अगली सुबह मंगल का रोज था। फरमान ने रात को ही हमें यूसुफ के घर से किराए के एक फ्लैट में मुंतकिल कर दिया था। वो फ्लैट बाकू शहर के मरकज से जरा दूर था और दूसरी मंजिल पर वाक़या था। शहर से दूर होने की वजह से बेरौनकी इर्द गिर्द के इलाके पर गालिब थी, जो हमें जरा भी कबूल ना थी। वो हम पाकिस्तान से कारोबार के सिलसिले में आए थे, मगर आसपास की बेरौनकी और उजाड़ बियाबान हमें जरा भी पसंद ना आया। चुनाचे करीबी दुकानों से सुबह दूध, पत्ती, मक्खन, रोटी और चीनी हम खरीद लाए और नाश्ता बनाकर खूब गुजारा किया। अभी हम ये प्रोग्राम बना ही रहे थे कि किसी बस वगैरह पर बैठकर हम शहर चलते हैं और वहां कुछ मटर गश्त करेंगे कि दरवाजे पर दस्तखत हुई। लियाकत साहब ने दरवाजा खोला तो एक भारी भरकम जिस्म वाली तकरीबन 40 साला औरत दरवाजे पर खड़ी थी। लियाकत साहब ने उसे अंदर आने का इशारा किया। वो अंदर आते ही जोर से अस्सलाम वालेकुम बोली और लियाकत साहब से लिपट गई। दोनों खूब मोहब्बत से एक दूसरे का मुंह चूम चाम कर फारिग हुए तो दोनों की खुशी की इंतहा ना थी। बहरहाल जब दोनों बैठ गए तो हाल अहवाल का तबादला हुआ। वो औरत तो अपनी जुबान खूब बोलती थी, मगर लियाकत साहब गुजारा ही कर रहे थे। मगर फिर भी 4 महीने में एक गैर मुल्की जुबान में अपना माफ्यूज ज़मीर बयान कर देना छोटी बात ना थी। मैंने लियाकत साहब से कहा कि कुछ मेरे पल्ले भी डालें कि ये खातून कौन है और कैसे इससे शनासाई हुई। ये हवा है। अजरबैजान के करीब ही एक रूसी रियासत दागिस्तान है, जो अभी भी रूस का हिस्सा है। ये वहां की रहने वाली है। दागिस्तान के लोग अच्छे मुसलमान हैं और रोजगार की गर्ज से बाकू में आकर रहते हैं। फरमान ने इसे हमारे घर की सफाई के लिए मुलाजमत दे रखी है। पहले भी जिस फ्लैट में मैं रहता था, ये वहां सफाई करने आती थी। लियाकत साहब ने एक ही सांस में हवा का बायोडाटा बयान कर डाला। कुछ बातचीत के बाद हवा ने घर की सफाई शुरू कर दी। मोबाइल फोन को मार्केट में आए ज्यादा देर ना हुई थी। फरमान के पास तो मोबाइल फोन था, मगर हमारे पास ना था। लिहाजा फरमान के साथ राब्ता करने में हमें बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। हवा के जाने के बाद हम घर से कुछ फासले पर एक बस स्टॉप पर जा खड़े हुए। आखिर एक बस में सवार हुए और शहर में एक जगह उतर गए। वहां से हमारा पैदल सफर शुरू हुआ। बाकू में मैंने एक बात नोट की कि वहां के लोग पैदल बहुत चलते हैं। जिधर भी नजर दौड़ाएं, लोग हर तरफ पैदल ही रवां दवां हैं। शहर में हर तरफ ज्यादा तादाद औरतों और नौजवान लड़कियों की है। आदमी निस्बतन कम नजर आते हैं। जब फरमान से अगली मुलाकात हुई तो लियाकत साहब ने उससे टूटी फूटी जुबान में पूछ ही लिया, जिस पर उसने बताया कि अजरबैजान में औरतों की तादाद मर्दों से बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मुल्क कई किस्म के मसाइल से दो चार है। बहरहाल चलते चलते हम मजीद कई किलोमीटर चल गए और आखिर फरमान के दफ्तर के सामने पहुंच गए। दफ्तर एक बहुत बड़ी और पुरानी इमारत के मरकज में था और कई बड़े बड़े कमरों पर मुश्तमिल। बिल्डिंग में एक तरफ एक बहुत बड़ा गेट था, जिसमें से गाड़ी का रास्ता फरमान के दफ्तर के सदर दरवाजे तक जाता था। हम उसी गेट से दाखिल हुए और उसके दफ्तर तक जा पहुंचे। दफ्तर के बाहर वही काली मर्सिडीज खड़ी थी, जिसमें एक रोज कबल उसने हमें सैर करवाई थी। एक बहुत बड़े कमरे में से गुजरकर हम एक कतरे छोटे कमरे में पहुंचे, जहां एक नौजवान लड़की बतौर रिसेप्शनिस्ट बैठी थी। लियाकत साहब ने उसको फरमान के मुतालिक बताया तो उसने इंटरकॉम पर उससे बात की और हमें एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। हम मेज की सामने वाली कुर्सियों पर बैठ गए। सबसे पहले उसने हमें बताया कि लोहे के स्क्रैप पर काम हो रहा है और जल्द ही वो हमें उस जगह लेकर जाएगा जहां पर सारे मुल्क से स्क्रैप जमा किया जाता है। दोपहर का 1 बज रहा था। यकायक वो उठा और हमें साथ आने का इशारा किया। हम उसके साथ बाहर निकल गए और उसके हमरा मर्सिडीज में लियाकत साहब हस्बे मामूल आगे और मैं पिछली नशिस्त पर बैठ गया। गाड़ी उसने एक बहुत बड़े बाग के सामने रोक दी और हम तीनों बाग में दाखिल हो गए, जहां जाबजा कुर्सियां और मेज रखे थे और कुछ लोग खाना खा रहे थे।
یہ ایک ریسٹورنٹ تھا جو کسی باغ میں کھولا گیا تھا۔ خالی کرسیوں پر ایک میز کے ارد گرد ہم بھی بیٹھ گئے۔ فرمان نے لیاقت صاحب سے گزشتہ رات کا حال احوال پوچھا۔ فوراً ہی ایک نوجوان لڑکی اپنے معمول کے لباس میں مینیو لے کر آ گئی، جسے فرمان نے حسب معمول زبانی ہی آرڈر دے ڈالا۔ ایک اور بات جو میں نے نوٹ کی کہ باکو میں بہت شدید ہوا چلتی رہتی ہے۔ میں نے لیاقت صاحب سے کہا کہ فرمان سے تیز ہوا کے متعلق پوچھیں، جس پر فرمان نے بتایا کہ باکو ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جو خشکی کی ایک نوک سمندر میں نکلی ہوئی ہے اور اس کے 3 اطراف پر سمندر ہے، جبکہ صرف ایک طرف خشکی ہے۔ میں سمجھ گیا، انگریزی میں ایسی جگہ کو پینیسولا کہتے ہیں۔ فرمان بتا رہا تھا کہ سمندر کی تیز ہوا خشکی کی اس نوک پر سے گزرتی ہے تو ہمیں بہت تیز ہوا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب کھانا آیا تو وہی کٹے ہوئے ٹماٹر، کھیرے، باربیکیو اور ووڈکا۔